ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि बहुत इजी है और क्वाइट पॉसिबल है कि आपने सॉल्व कर लिया और आंसर ला दिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स हो या क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हो जिसकी वजह से आपको सॉल्व ना हो पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो कपल इंडक्टर है इसकी जो थ्योरी है मैं आपके सामने रख दूँ ताकि फ्यूचर में कभी ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड अगर आते हैं तो आपसे मिस्टेक ना हो। तो इसके टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसके टर्मिनल के क्रॉस भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो दोनों ही ईएमएफ जो वर्क करेंगे, ठीक है, वही इस इंडक्टर सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोनेस्टर इंडक्टर। ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि बहुत इजी है और क्वाइट पॉसिबल है कि आपने सॉल्व कर लिया और आंसर ला दिया। तो अगर आपने आंसर ला दिया है तो भी आपको सोचने की जरूरत है कि वो आंसर सही नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो भी तो ठीक है। मतलब उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो आपको आता ना हो और दूसरा ये हो सकता है कि आपको आता हो। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स हो या क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हो जिसकी वजह से आपको सॉल्व ना हो पा रहा हो। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत महसूस हुई है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अगर हुई है तो यू आर जीनियस। मतलब श्योर हो कि तुम जीनियस हो। मतलब आते हुए आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है या दिक्कतें हो रही हैं तो मान के चलो कि आपको ये चैप्टर्स, ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और अगर आपने सॉल्व कर लिया और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया तो समझ लीजिए कि दिक्कतें हैं, अभी सीखना है, अभी इसमें सीखना है। तो द लाइन इज व्हाई नॉट बोनस आईटीजी एडवांस को। पहली बात कि मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सारे जो भी पेपर्स बनते हैं आईटी एडवांस के, प्लीज़ यार पेपर ऐसा बनाओ जो लैंग्वेज पूरी तरीके से क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट आप चेक कर रहे होते हो तो कॉन्सेप्ट चेक करो ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर रखो ताकि बच्चों के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि वो क्वेश्चन समझने में ही लगा हुआ है कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर रखो, कंफ्यूज ना करो बच्चे को। और क्योंकि उसको जो कंफ्यूज करोगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और आपको खुद ही लगेगा कि मैं खुद ही गड़बड़ कर रहा हूँ। प्लीज, आईटी पिछले कई सालों से इस तरह के मिस्टेक्स कर रहे हैं और सोचो अगर आईटी ऐसा मिस्टेक कर रहा है तो नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और हमारे बच्चे इतना मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इतने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और जब बच्चा सीख जाता है तो उसके सामने आप एक गलत क्वेश्चन रख देते हो और बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। क्यों ऐसा करते हो भाई? एक तो एग्जाम में टाइम खराब कर रहे हो, मत करो प्लीज, ठीक है। प्लीज कम से कम जेई 2023 का जो पेपर है, ठीक है, कम से कम ऐसा है कि इस तरह की गलतियां ना, ठीक है। तो चलो, जेई 2020 वाई नॉट बोनस, ये डायग्राम था, आपने अगर देखा होगा तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के तरफ। ये है, दिस इज द क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पढ़ाया गया होगा, प्रॉपरली, द लाइन अंडरलाइन इज द प्रॉपरली, तो आपको रियली मजा आएगा कि कपल इंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रॉपरली नहीं पढ़ाया गया होगा तो फिर तो भी ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की गलतियां को पकड़ने की कोशिश करूं। इससे ये हम अंतिम में करेंगे इस काम को, इस क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक है। बट मैं चाहता हूं कि जो कपल इंडक्टर है इसकी जो थ्योरी है मैं आपके सामने रख दूं ताकि फ्यूचर में कभी ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड अगर आते हैं तो आपसे मिस्टेक ना हो। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कमिंग एग्जाम एडवांस में भी आने के पूरे पूरे चांस है कि सिमिलर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है। अगर आप ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे एनएससीपी के एग्जाम हो चाहे आईएनपीएचओ के एग्जाम हो, इसमें भी आने का पूरा पूरा चांसेस है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ, एडवांस मेंस में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि जे एडवांस के अंदर, एनएससीपी के अंदर और आईएनपीएचओ के अंदर, ठीक है, या आईपीएचओ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो प्लीज आप देखिए इस कॉन्सेप्ट्स को। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद मैं इस
पूरे क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम्स है मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, वो मैं अंतिम में डिस्कस करूंगा। और अंतिम अगर आपने इसकी पूरी थ्योरी जानते होंगे तो आप अंतिम में देखना मत भूलिएगा कि एक्चुअल में इसकी अंतिम एनालिसिस क्या है। ठीक है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों मैं बोल रहा हूँ दिस क्वेश्चन मस्ट गो इन बोनस। ठीक है, अदरवाइज उनको और करके आंसर प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर थ्योरी मैं बताता हूँ। कह रहा है द इंडक्टर ऑफ टू एल आर सर्किट, एल आर एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, नेक्स्ट टू द ईच अदर एज सोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अप्लाई वोल्टेज आर स्पेसिफाइड इन द गिवन सर्किट। कह रहा है कि इसका L 10 मिली हेनरी है, इसका L2 20 मिली हेनरी है, और इसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, रेजिस्टेंस 5 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ की बैटरी है 20 वोल्ट और ये बैटरी है 5 वोल्ट की, और ये स्विच ओपन है, ये भी स्विच ओपन है। After the both switch are closed simultaneously, the word is simultaneously, the both switch are closed simultaneously, the total work done by the battery against the inductor EMF, against inductor EMF, ठीक है, by the time the current reaches their steady state underline word है, against the induced EMF underline word है, ये दो अंडरलाइन वर्ड है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, पहले तो एक क्वेश्चन पे आके फिर थ्योरी पे हम आ जाएंगे, सीधे स्विच करेंगे। इस पूरे सिस्टम पे एक बात तुम बोलोगे कि वर्क डन बाय बैटरी, इस पूरे सिस्टम पे ये दो बैटरी हैं, जो स्विच को क्लोज करने के बाद वर्क डन स्टार्ट करेंगे, तो वर्क डन बैटरीज कहाँ कहाँ जाएगी, हीट डेवलप इन रजिस्टर्स, इन रजिस्टर के हीट डेवलप में जाएगा। इवन कोई मुझसे पूछे कि रजिस्टर में कितना हीट डेवलप होगा, मैं चाहूँ तो उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, टिल स्टडी स्टेट कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर। हीट डेवलप इन बोथ रजिस्टर्स आर प्लस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंडक्टर सिस्टम, इस इंडक्टर सिस्टम की एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, इसमें जाएगी। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी का वो वर्क बताइए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट जा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट। तो क्या होगा कि जब इसको स्विच क्लोज करोगे तो इसके टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसके टर्मिनल के क्रॉस भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो दोनों ही ईएमएफ जो वर्क करेंगे, ठीक है, वही इस इंडक्टर सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा। और जितना एनर्जी को बढ़ाएगा, ये एक्चुअल में इस बैटरी ने उतना ही वर्क डन किया होगा इस इंड्यूस्ड, इस सिस्टम के इंड्यूस ईएमएफ के अक्रॉस। ठीक है, हमें वो आंसर निकालना है कि इस इंड्यूस सिस्टम की ईएमएफ के अगेंस्ट कितना वर्डन किया, तो वर्डन क्या होगा, इस इंडक्टर सिस्टम की एनर्जी, द वर्ड इज एनर्जी, इस इंडक्टर सिस्टम की जो एनर्जी है वो कहीं और से नहीं, इस इंडक्टर सिस्टम की जो इंड्यूस ईएमएफ है इन्हीं के वर्कडन से आता है। ठीक है, इन्हीं के वर्कडन से आता है। तो क्वेश्चन में क्या है, इस बैटरी ने इस सिस्टम के अगेंस्ट कितना वर्डन किया, हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी करके इस सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी निकल गई, हमारा वही आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो एनर्जी होगी वो इसमें हीट डेवलप पे जाएगा। और वो इंटरेस्टेड किस में है, सिर्फ इंड्यूस्ड, इस इंडक्टर सिस्टम के में जो ईएमएफ है उसके अगेंस्ट कितना बैटरी ने वर्डन किया, तो उसके अगेंस्ट जो वर्डन होगा वो कुछ और नहीं, इस सिस्टम की एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी होगी। चलो कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले मैं कैलकुलेट करूं, मैं आपको इससे रिलेटेड थ्योरी बताता हूं। तो प्लीज अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हो या सही से नहीं पढ़ी हो तो सही से देखना, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस में, कमिंग एडवांस में भी आ सकता है, एनएससीपी में आ सकता है, आईएनपीएचओ में आ सकता है, और अभी आईपीएचओ के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको देखने की जरूरत है। देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज, सबसे पहले ना एक जनरल लिखते हैं, जनरल मोस्ट, मतलब ये जनरल कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है सीरीज और पैरल लिखा जाता है, सीरीज बताते हैं लोग, फिर पैरल बताते हैं लोग। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्किट सीरीज में ना हो, तो फिर हम क्या करें, तो मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जनरल जो कि हमेशा यूज होगा।
सपोज करो ये एक इंडक्टर सिस्टम है, इस तरीके से एक इंडक्टर सिस्टम, और एक इंडक्टर सिस्टम ऐसा है, ऐसा। अब ये आसपास भी हो सकते हैं और ये एक लाइन भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि इशू हो जाएगा। इस तरीके से दिखाओ और इसको तुम ऐसे दिखाओ, बगल में दिखाओ, तो भी हो सकता है। या ये यहाँ पे है और एक दूसरा वायर इसी के ऊपर तुम ऐसे बांध दो, वो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें एक एग्जांपल, एक डायग्राम ले लिया। दिस इज द डायग्राम, मोस्ट जनरल डायग्राम। इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, और इधर से करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। तो इसके टर्मिनल, मैं इंटरेस्टेड हूँ एनर्जी कैलकुलेशन। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेशन की बात करेंगे, उसके बाद जो अगली थ्योरी आएगी उसके अंदर मैं आपको इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, और प्लस एनर्जी दोनों की बात करेंगे। तो ये मोस्ट जनरल है, तो ये हर जगह वैलिड होगा जब मैं एनर्जी लिखूंगा। तो अगर ये I1 है और इसका इंडक्टेंस L1 है और ये L2 है, ठीक है। अब सपोज करिए ये करंट ग्रो कर रहा है। अगर करंट ग्रो कर रहा है, करंट डिफॉल्ट केस में मैं करंट को इंक्रीजिंग मान के चल रहा हूँ, करंट को मैंने इंक्रीज मान लिया, डिफॉल्ट केस में करंट को इंक्रीजिंग मान लिया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर आपको बनाना हो और करंट इंक्रीज करना हो तो आपको ऐसे दिखेगा। इस पर लिखेंगे आप L डी आई बाई L1 डी आई बाई डी टी। उसी तरीके से इसका भी लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये एक दूसरे के पास पास है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे भी लिंक हो सकती है। तो जो आप नेट फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे, नेट फ्लक्स इसका, तो उसमें L इंटू I1 से ही नहीं डेवलप होगा। ठीक है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेल्प हमें लेना पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हेल्प लेने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर मान लो सपोज कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की ओर है, इस करंट की वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेट्स ऊपर की ओर में दिखा रहा हूं, ऐसे ऊपर की ओर दिखा रहा हूं। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको देखूं, मतलब ध्यान रखना अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं, जस्ट एज्यूम, बाद में मैं समराइज करूंगा। ये करंट सपोज करो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा आंख है, आई है, सपोज करो आई है, और तुम्हें लग रहा है ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो फिंगर को ऐसे लगाओ, तो दिस इज थंब, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये ऐसे आ रहा है। इसमें क्लॉकवाइज मान लो करंट फ्लो कर रहा था इधर से देखने पे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि करंट किस सेंस से फ्लो कर रहा है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि करंट सेंस किस सेंस से फ्लो कर रहा है, तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नहीं बता पाएंगे। तो यहां से देखने के बाद अगर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर को जाती नजर आएगी। चलो इसकी बात करते हैं। अगर कहूं कि मान लो इसमें यहाँ पे तुम्हारी आंख है और उस आंख को ऐसा दिख रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, लेट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स इधर से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसे दिख रहा है, ऐसे। अगर ऐसे दिख रहा है तो फिंगर को ऐसे रखो, तो फिर ये ऐसे, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। अब देखो, अगर ऐसा है तो क्या होगा कि चूंकि ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे, तो फिर इसके अंदर ऐसे घूम के इसमें जाती नजर आएंगी, ऐसे घूम के इसमें जाती नजर आएंगी ऐसे। इसका मतलब कि इसका जो फ्लक्स है वो इस करंट की वजह से ऊपर को तो बढ़ ही रहा है, बट इस इंडक्टर की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो इसके फ्लक्स को इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब कि इसमें जो नेट फ्लक्स लिंक होगा, नेट फ्लक्स, वो खुद के सेल्फ करंट की वजह से आएगा ही, साथ में इस करंट की वजह से भी इसमें फ्लक्स लिंक होगा। अच्छा, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ मिलके नेट फ्लक्स को बढ़ा रही है, नेट फ्लक्स को बढ़ा रही है, हम इसको बोलते हैं आइडिंग इंडक्टर। द वर्ड इज आइडिंग इंडक्टर। तो मैं बात कर रहा हूं आइडिंग इंडक्टर्स, द वर्ड इज आइडिंग इंडक्टर। तो कहीं भी लिखे आपको कि इंडक्टर आइडिंग है, आइडिंग इंडक्टर, आइडिंग इंडक्टर्स, कहीं भी अगर ऐसे लिखे तो आप समझ जाइएगा कि एक की फील्ड लाइंस दूसरे के साथ मिलके नेट फ्लक्स को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। द अंडरलाइन वर्ड इज द आइडिंग इंडक्टर, कहीं भी लिखे तो आप समझ जाइएगा कि फ्लक्स को बढ़ा रहा है। तो चलो इस केस में तो फ्लक्स को बढ़ा रहा है।
अच्छा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, अगर यहाँ से देखने के बाद ये क्लॉकवाइज नजर आता और इसकी फील्ड लाइंस अगर तब फिर ऊपर की ओर होती तो इसमें ऐसे घुसती और घुस के इसके फ्लक्स को कम करती। तो ये अपोजिंग इंडक्टर्स है, अपोजिंग इंडक्टर्स। तो कहीं भी लिखे कि इंडक्टर्स अपोजिंग है तो क्या करेंगे, एक दूसरे के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कम करने की कोशिश करेंगे, और एडिंग इंडक्टर है तो एक दूसरे को फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो ये इंडक्टर L1 की फ्लक्स की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि इस इंडक्टर 1 का जो फ्लक्स है, मैं एडिंग इंडक्टर अटेम्प्ट कर रहा हूं, एडिंग इंडक्टर में अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो अपोजिंग इंडक्टर होंगे उसमें रिवर्स साइन लग के फ्लक्स को सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाए। तो चलो अब बात कर रहे हैं एडिंग इंडक्टर। एडिंग इंडक्टर में जो पहला कॉइल है इसका जो फ्लक्स होगा ये कुछ और नहीं, L1 इंटू आई1, L1 इज टू आई1 प्लस, और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, इंटू सेकेंडरी कॉइल का करंट I2 लिख लीजिए। ये पहले कॉइल में नेट फ्लक्स है, और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर आपको नेट फ्लक्स पता है तो फैराडे कहता है कि मैं ईएमएफ निकाल के बता दूंगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कुछ और नहीं, E1 डिफरेंशिएट कर दो इसको तो बनेगा L1 di1 बाई dt प्लस M di2 बाई dt बनेगा, ये बनेगा। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलूं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, इस तरीके से, इस पे लिखूंगा E1 और इसमें करंट आ रहा है दिस इज I1। ये I1 करंट आ रहा है और ये बैटरी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस करंट को अपोज कर रही है इस ईएमएफ से, ठीक है। ये ईएमएफ आ गया, ये आपको ना ध्यान रखना होगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले पे उतने डिपेंड अभी मत हो, ठीक है। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आने वाले एडवांस में भी इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड तो आपका ये बनता नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि ध्यान रखना है। अब देखो, अगर यही चीज मैं इस कॉइल की बात करूं तो जो सेकेंड कॉइल है उसका फ्लक्स क्या होगा, L2 इंटू खुद का करंट I2 प्लस M इंटू सेकेंडरी कॉइल, इसके लिए ये बन जाएगा। तो इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा वो हो गया इतना। अब कोई पूछे ईएमएफ तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इट इज L2 di2 बाई dt प्लस M di1 बाई dt। आगे एक चीज तो आपको ध्यान रखना, एकदम कहता रहा हूं, एकदम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ओपोजिंग, मतलब ये बैटरी जो बनेगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस करंट को अपोज करेगी डिफॉल्ट केस में, ये बन गया E2 और इस करंट को मैंने दिखा दिया, इस करंट को दिखा दिया मैंने I2, दिस करंट इज I2। अब चलो, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस पार्ट का ईएमएफ कितना है तो आपको इससे कैलकुलेट कर लेता, और कोई पूछता है कि इसके टर्मिनल के क्रॉस कितना ईएमएफ है तो मैं इससे निकाल लेता। अब हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली यही वो ईएमएफ है जो उस क्वेश्चन में मेंशन है कि इस ईएमएफ के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल बैटरी है उसने कितना वर्धन किया, इस ईएमएफ का अगेंस्ट कितना वर्धन किया, दोनों मिला के टोटल कितना वर्धन किया, ये क्वेश्चन था। सही से देखिए तो चलो, अच्छा अगर आप बैटरी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा तो आपको दिखेगा कि ये बैटरी जो है एक तरह से चार्ज हो रही है, चार्ज मतलब एनर्जी स्टोर कर रही है, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर रही है अगर ये आपको जानना है तो ईएमएफ में अगर मैं आई मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पावर आ जाएगा। तो ये जो du बनेगा, du इट इज du बाई dt इज नथिंग बट ईएमएफ E1 इंटू करेंट I1 में लिख सकता हूं। ये बैटरी का जो पावर है एनर्जी स्टोर करने का वो E1 I1 होगा। तो डू du1 अपॉन dt, यहां से du1 तो मैं लिख सकता हूं E1 ये, और I1 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा L1 I1 di1। देखो मैंने क्या किया है कि इस को उठा के मैंने यहां पर रखा है, और फिर dt को मैं इधर भेज दूंगा तो ये dt कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बनेगा L1 I1 एंड di1 प्लस M, और ये I1 ही तो इस पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे में I1, यहां से जाएगा M I1 di2, ये बनेगा। देखो मतलब I1 में इससे मल्टीप्लाई किया तो L1 I1 di1 और M I1 di2 और dt के टर्म्स इस dt से कैंसिल होके इतना बढ़ा देंगे, तो dt टाइम में इसके अंदर स्टोर एनर्जी इतनी है। अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, अब इसको ऐसे रहने,
अब मैं यही बात करना चाहता हूं इसके लिए अगर मैं पूछूं कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगा, तो सिमिलरली इसमें एनर्जी स्टोर क्या होगा, E2:I2। तो ये जो E2 है इसमें I2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकेंड जो कॉइल है उसके अंदर आएगा L2। सिमिलरली देखो इस I2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो L2I2 इज टू DI2 प्लस M I2 से मल्टीप्लाई होगा इज टू DI1। अगर मुझे इस कॉइल की एनर्जी निकालनी, सिर्फ इस कॉइल की एनर्जी निकालनी, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट, तो चलो एक काम करते हैं, इसकी एनर्जी निकाल ही लेते हैं इस कॉइल की। तो इस कॉइल की जो एनर्जी होगा उसके लिए मैंने क्या किया, इसको किया इंटीग्रेट, इसको करेंगे इंटीग्रेट, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि DI2 है और इधर I1 पड़ा हुआ है, तो ये मुझे दिक्कत खड़ा कर रहा है। ये इंटीग्रेशन से बाहर निकालना मुश्किल है, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन फिलहाल मुश्किल है क्योंकि इस I1 में इस I2 में क्या रिलेशन है ये मुझे पता नहीं है। अगर ये पता होता तो मैं कर सकता था, जो कि इसके सबसेट में मैं जब जाऊंगा ना, जैसे सीरीज बताऊंगा, अभी पैरेलल बताऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है, कि वो अलग अलग इंडक्टर की भी एनर्जी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि करंट इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां से बाहर निकलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए मैथमेटिक्स का हम हेल्प लेंगे और बड़ी समझदारी से इस सिस्टम की एनर्जी लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि सिस्टम की एनर्जी डी टाइम में कितनी हो गई, इस फंक्शन को जोड़ दीजिए। जैसे इसको जोड़ेंगे, अभी देखिए क्या मैथ बताता, कितनी खूबसूरती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो जो नेट एनर्जी आएगी इट इज du, एंड du इज नथिंग बट du1 प्लस du2, जोड़ दीजिए। तो इसको अलग से लिखिए, ये बन गया L1I1 di1 प्लस L2I2 di2 प्लस M I1 di2 प्लस M I2 di1, ये बन गया। अब इसको सही से देखो, अगर मैं इसको लिखूं du, तो ये बनेगा L1I1 di1 प्लस L2I2 di2 प्लस यहां से M कॉमन निकाल लो और इसको तुम लिख सकते हो मैथ के अकॉर्डिंग I1 I2, इस पूरे टर्म। ये खूबसूरती है मैथमेटिक्स, प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन। और अब अगर कोई कहे कि नेट एनर्जी बताइए, नेट एनर्जी, इस पूरे फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। इसमें DI1 पे है तो 0 से I1 तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको 0 से I2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और ये I1 I2 है तो 0 से ये I1 I2 तक जाएगा। ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट कर लो, यहाँ से u की वैल्यू आ गई हाफ L1 कांस्टेंट बाहर, I1 का इंटीग्रेशन I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ L2 L2 कांस्टेंट बाहर और I2 का इंटीग्रेशन I2 स्क्वायर बाई 2 अब प्लस M, और ये I1 I2 है, D ऑफ I1 I2 इज I1 I2 और I1 I2 प्लेस कर दीजिए, M I1 I2 बन जाए। रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला always valid in adding inductor। जब इंडक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। वट एवर द इंडक्टर्स आर इन सीरीज या पैरेलल, आप यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ऑलवेज आप यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हैं, दिस इज द नेट एनर्जी ऑफ इंडक्टर सिस्टम। इंडक्टर सिस्टम की नेट एनर्जी का ये फॉर्मूला आप ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज इन एडिंग इंडक्टर। अब अगर मैं यही बात कर रहा हूं कि मान लो अपोजिंग इंडक्टर होता, अपोजिंग इंडक्टर, तो फिर फर्क पता है क्या क्या होता, यहां का होता, ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को फ्लक्स में, मतलब इसकी फील्ड लाइंस अगर ऊपर को होती तो इसको कम करता फ्लक्स को, तो ये माइनस M I2 बन जाता, यहाँ पे माइनस MI1, तो यहाँ पे माइनस M का टर्म आता है, यहाँ पे माइनस M का टर्म आता, फिर यहाँ पे भी माइनस M बन जाता है, यहाँ भी माइनस M बन जाता। मतलब वापिस जब आप यहाँ पे आते तो यहाँ पे माइनस M, यहाँ पे माइनस M, तो यहाँ पे माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन। इसका मतलब अगर ये अपोजिंग इंडक्टर है कि एक की मैग्नेटिक फील्ड्स दूसरे के अंदर जाके नेट फील्ड को कम करने की कोशिश कर रही है, नेट फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रही है, तो वो इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा।
और ये भी ऑलवेज वैलिड है, बट ऑलवेज इन opposing opposing inductors, opposing inductors, inductors। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसेट्स में। जैसे अगर यही सीरीज में होता, अगर इंडक्टर सीरीज में है तो ये इंडक्टर ऐसे है और ये इंडक्टर ऐसे। अब डिपेंड करता है कि अगर इसमें करंट मान लो फ्लो कर रहा है, लेट्स आई, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। ठीक है, M है। तो एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, M की जो वैल्यू होती है ना, M की वैल्यू हमेशा इट इज लेस देन इक्वल टू रूट L1 L2। इसको लिखते हैं के रूट L1 L2। ये हमेशा यूज होता है, ध्यान, ऑलवेज हम यूज करते हैं। जहां इस के को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर। ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया, ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, और इस चीज को हम चाहें तो आराम से डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले के सहायता से, इसके सहायता से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, इसका सोल्यूशन पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के सहायता से ये चीज इजीली डिराइव हो सकती है। और डिस्क्रिमिनेंट के अलावा भी तुमने पढ़ा होगा कि सोलेनॉइड के ऊपर एक वायर है, उसके सहायता से भी इसको डिराइव किया गया होगा। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक फिलहाल ये डेरिवेशन नहीं है, बट आपको दो मेथड से इसका डेरिवेशन बताया गया होगा। एक जो मेथड है वो आपको क्लास में कराया होगा, हर जगह कोचिंगों में भी इस चीज को करवाया जाता है कि एक इंडक्टर है, उस पर एक इंटर लगा दिया, फिर फ्लक्स निकाला, फिर उसके म्यूचुअल इंडक्ट मतलब फ्लक्स निकाला कि एक में करंट की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसको एम आई इक्वेट कर दिया, उससे आता है एम बराबर रूट L1 L2। और फिर हम उसको समझ लेते हैं कि कुछ फ्लक्स हो सकता है कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर दूसरे में नहीं जाती है तो एक कपलिंग फैक्टर का टर्म्स आ जाता है। ठीक है, अगर डिराइव कराया गया होगा तो आपको याद आ रहा होगा। और उसके अलावा एक और मेथड्स है जो एनर्जी मेथड से आ जाता है, इसके डिस्क्रिमिनेंट के सहायता से। ठीक है, कि अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से हम निकाल लेते हैं, उससे तो डायरेक्टली ये प्रूफ हो गया था कि एम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू रूट L1 रूट L2। ठीक है, अब फिलहाल हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर इस सीरीज में है तो इसमें भी क्या है कि अभी इसकी क्वालिंग इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्वालिंग कैसे है। ठीक है, सपोज करो इधर तुम्हारी आंख है, यहां से तुम्हारी आंख है और इसको देख रही है। अब इधर से देखने पे मान लो इसमें करंट है क्लॉकवाइज, लेट्स इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो देखो इसकी फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज ऐसे, फील्ड लाइंस अंदर, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, इसकी फील्ड लाइंस भी ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो ये फील्ड लाइन इसकी फील्ड लाइन को बढ़ा रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, देखो बढ़ा रहा है यहाँ पे, जबकि अभी डेरिवेशन देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तब ये बढ़ा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस फील्ड लाइन चेक करना पड़ेगा, ये फील्ड लाइंस किस तरह के हैं, क्या वो फील्ड लाइन इसका सपोर्ट कर रहा है इसकी फील्ड लाइंस को, तो यस एडिंग इंडक्टर कहलाएंगे, और अपोज कर रहा है तो अपोजिंग इंडक्टर कहलाएंगे। और उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से हम नहीं रख सकते कि क्लॉकवाइज है तो मान लेंगे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, इससे नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये मुझे ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जा रही है, और उस डायरेक्शन के साथ हम समझ पाएंगे कि अपोजिंग है कि सपोर्टिंग है। तो देखो तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसकी फील्ड लाइन इसकी फील्ड लाइन को बढ़ा रहा है, मतलब ये एडिंग इंडक्टर है, तो यहाँ पे एडिंग इंडक्टर की बात हो गई। और अगर अगर ये इसमें इसकी वाइंडिंग ऐसे होती कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता, तो इसको सब्ट्रैक्ट करता तो अपोजिंग इंडक्टर हो, और कुछ और नहीं, कॉइल की वाइंडिंग से हो जाता। जैसे कि मान लो तो ये वाइंडिंग ऐसे है, ऐसे है, तो मुझे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज वाइंडिंग है ऐसे ऐसे, फिर ये आगे निकले तो इसमें करंट ऐसे फ्लो किया क्लॉकवाइज, और फिर आगे निकल के अब ये ऐसे घूम रहा था ऐसे, और ऐसे निकल के अब उल्टा घूमने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे उल्टा घूमने लगे, तो फिर देखो मेरे तरफ आने लगे। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो अपोजिंग हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वाइंडिंग,
कि इस तरीके से है, फिर ऐसे आते आते फिर आगे निकला, फिर ऐसे घूमने लगे ऐसे, ये अपोजिंग इंडक्टर बन जाएंगे सीरीज वाले केस का। तो चलो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एडिंग इंडक्टर्स की। तो अगर इंडक्टर्स एडिंग है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एल इक्विवेलेंट सिस्टम का, एंड दूसरा है इस सिस्टम की एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी के लिए फिर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, इस इंडिविजुअल की। अच्छा, चूंकि इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट आई होगा, मतलब I1 और I2 दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम आई के बराबर होगा। तो जो तुम एनर्जी लिखोगे, एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला, ये लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला I1 I2 बराबर कर देंगे, ये बन जाएगा आपका L1 I का स्क्वायर प्लस हाफ L2 I का स्क्वायर एंड प्लस M I1 I2 बराबर है, ये बन गया टोटल एनर्जी। दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल। लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूं इंडिविजुअल में कितनी एनर्जी है, तो इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है। इसके लिए मैं एक बार फिर फ्लक्स की बात कर लेते हैं और ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो कुछ और नहीं, एकदम यही बनेगा। देखो आप एडिंग है लिखेंगे तो ऐसे ही, फिर यही बनेगा। हालांकि आप बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ इसका अगर हमें जानना है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आप दिखाएंगे तो ये इक्विवेलेंट बैटरी आपको ऐसी बनती नजर आएगी, करंट आपको ऐसे दिख रहा है आई, और इसका जो E1 आएगा, E1 के लिए फ्लक्स निकालेंगे, इसका फ्लक्स आएगा कुछ और नहीं, L1I1 L1I माइनस M इज टू आई बनेगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, प्लस बनेगा क्योंकि ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये φ1 है तो इससे आपको E1 क्या मिलेगा, E1 बनेगा L1 di/dt प्लस M di/dt, ये बनेगा। और अगर मैं पूछूं कि ये बैटरी चार्ज हो रही है तो कितना एनर्जी स्टोर कर रही है पर सेकेंड, तो ये जो एनर्जी स्टोर कर रही है वो E1 इंटू डी टी, इस ईएमएफ में dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका du एनर्जी आ जाएगी, वो आएगी L1 di प्लस M di, ये बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अच्छा ईएमएफ में करंट मल्टीप्लाई होगा ना, इस E1 में ये I मल्टीप्लाई होगा, I तो पावर बनेगा, और उस पावर को इस dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो du एनर्जी आएगी। इसका मतलब कि ये आप ऐसे लगाएंगे, दिस इज L1 IDI प्लस M IDI। देखो पीछे वाला कॉन्सेप्ट तो लगा रहा हूं, समझ गए होगे मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अब हम इसका एक इंटीग्रेशन करेंगे, एक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये U आएगा पहले की एनर्जी, लिमिट 0 से, करंट इनिशियली 0 था और I तक जाना है, ये भी 0 था, ये I तक जाना है, तो ये पहली की एनर्जी आएगी हाफ L1 I का स्क्वायर प्लस हाफ M I का स्क्वायर। ये इंडक्टर 1 की एनर्जी है एडिंग इंडक्टर के केस में। और इंडक्टर 2 की एनर्जी उसी तरीके से आप क्या बता सकते हो, हाफ L2 I का स्क्वायर प्लस हाफ M इंटू I का स्क्वायर। ये इंडक्टर 2 की एनर्जी है। तो कोई पूछे कि आपको टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जो U टोटल होगी इट इज नथिंग बट U1 प्लस U2। अब ये अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका सम यही बन के आ जाए। तो अगर सीरीज इंडक्टर है और एनर्जी की बात हो रही है तो इसको याद रखिए। ये तो हम एनर्जी की बात की, एडिंग इंडक्टर्स में हमने एनर्जी की एक्सप्लेनेशन रखा, एनर्जी। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेल्फ कर रहा हूं इंडक्टेंस। इस पूरे सिस्टम के टर्मिनल के क्रॉस एल इक्विवेलेंट कितना है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। एल इक्विवेलेंट कितना है, एल इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखते रहे। एल इक्विवेलेंट मतलब होता है कि इन दोनों के जगह पे मैं एक इंडक्टेंस रखूं जिसका इंडक्टेंस एल है, और उसमें भी करंट वही फ्लो करवाऊं जो करंट ये फ्लो कर रहा है। तो इसके टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ और इसके टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ अगर इक्वल हो जाए तो ये इसका इक्विवेलेंट कहलाता है। चलो, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी। और ये जो एल डी आई बाई डी टी है वो इसका ईएमएफ प्लस इसके ईएमएफ बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा। देखो जिस पे मैंने मार्क किया ना, ये आपको याद करना होगा, और एकदम पूरा पूरा फंडामेंटल है, तो आपको इन चीजों को याद करना होगा, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है, सॉरी।
इक्विवेलेंट बैटरी बनानी है ना, तो ये बैटरी, इसकी बैटरी ऐसे बनेगी और इसकी भी बैटरी की हाई पोलैरिटी इसकी भी इधर ही आएगी क्योंकि करंट ग्रो कर रहा है इधर, तो अपोजिंग कंडीशन हो जाएगा। ये बन गया E1, ये बन गया E2 और इसके टर्मिनल का नेट ईएमएफ क्या होगा E1 प्लस E2 और E1 प्लस E2 कितना होगा? E1 हमारा आएगा, E1 हमारा क्या था? ये है, ये आएगा L1 di बाई dt प्लस M di बाई dt। ये E1 बन गया, ये वाला E1। सिमिलरली E2 क्या बनेगा? L2 di बाई dt प्लस M di बाई dt। अब देखो di बाई dt हर जगह से कट जाएगा तो इससे L की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये ध्यान रखेंगे, ये एडिंग इंडक्टर के केस में अगर सीरीज में है और कोई पूछे आपको L इक्विवेलेंट कितना है, याद रखेंगे दिस L इक्विवेलेंट इज सीरीज। मतलब ये सब कुछ हम सीरीज में बता रहे हैं, फिलहाल सीरीज के अंदर कि अगर इंडक्टर सीरीज में है और वो एक दूसरे के फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये, ठीक है, एक की एनर्जी इतनी, दूसरी की एनर्जी इतनी, ठीक है, टोटल एनर्जी दोनों का सम से आएगा और L इक्विवेलेंट इसको गवर्न करेगा। और यही अगर अपोजिंग है इंडक्टर अपोजिंग, तो कुछ और नहीं करना है, अपोजिंग के लिए आपको M को बस रिप्लेस कर देना है माइनस M से फॉर्मूले के अंदर। जैसे ही आप M को रिप्लेस करेंगे माइनस M से, आपको सारे के सारे अपोजिंग इंडक्टर्स के फॉर्मूले आ जाएंगे। ये तो सीरीज का है। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल का। पैरेलल्स में क्या होता है कि एक इंडक्टर से इस तरीके से, एक इंडक्टर से ऐसे, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है। अब बात करते हैं, सबसे पहले एनर्जी की बात कर ली जाए तो एनर्जी का जो इक्वेशन है इसका अगेन वही बनेगा, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 का स्क्वायर प्लस M I1 I2। ये तो यही बनेगा, ये ऑलवेज वैलिड है, आप देख ही रहे हो लगातार आ रहा, आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए I1 I2 कुछ भी हो सबके लिए वैलिड था तो आ गया। दूसरा, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और ये करंट I जो होगा वो होल्ड करेगा I1 प्लस I2 के बराबर, ये हमेशा होल्ड करेगा। पैरेलल की कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। अब हम पैरेलल में बात करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की बात करते हैं। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इस सिस्टम का कितना होगा, तो इसके लिए और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का M है। इसलिए क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसके जगह पे एक सिंगल इंडक्टर रखेंगे, सिंगल इंडक्टर, उसमें नेट करंट I एग्जैक्टली यही I फ्लो करवाएंगे और इसका इंडक्टेंस L है। अब इन सेल्फ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मतलब होता है कि इन दोनों को हटा के अगर एक सिंगल इंडक्टर लगाते हो तो उसके टर्मिनल का ईएमएफ एग्जैक्टली वही हो जो ये इंडिविजुअल इंडक्टर के क्रॉस है, तो ये इसका इक्विवेलेंट कहलाता है। तो चलो, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो एक इक्वेशन मैं हमेशा लिख सकता हूं, इससे जो फ्लक्स लिंक होगा। और अब बात करते हैं अपोजिंग की और एडिंग की, तो समझ सकते हो ये डायग्राम्स एग्जैक्टली हमारा ये वाला डायग्राम है, एग्जैक्टली ये वाला डायग्राम है। तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर एक दूसरे को सपोर्टिंग इंडक्टर्स कहलाएंगे, सपोर्टिंग इंडक्टर्स कहलाएंगे, सपोर्टिंग। तो इसमें इधर से देखने पे सपोज तो तुम देख रहे हो और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट्स कर रहा है, सपोर्ट्स कर रहा है। तो इसके एक इस इंडक्टर में जो फ्लक्स लिंक होगा वो कुछ और नहीं, कितना होगा L1 I1 प्लस M/2 I2, M/2 वाला करंट, और EMF कितना आएगा E1, इट इज L1 di1 बाई dt प्लस M di2 बाई dt। अच्छा, ये तो EMF डेवलप हुआ किसके टर्मिनल पे, इसके टर्मिनल पे, और यही इसके क्रॉस भी होना चाहिए, पैरेलल है तो इसको क्या लिखोगे L2 di2 बाई dt प्लस M di1 बाई dt, ये बन गया। और यही पूरा का पूरा पता है किसके बराबर होना चाहिए, L di बाई dt, यही पूरा का पूरा L di बाई dt के बराबर होना चाहिए। और यहां से मुझे I की वैल्यू, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो बताता हूं क्या करेंगे इसके लिए, इसको ना
इसको तुम इधर भेज दो, इसको तुम इधर भेजोगे तो ये बनेगा L1 माइनस एम डी आई वन, डी टी से डी टी एक तरफ हटा दो, इसको इधर भेजो तो L1 माइनस एम डी आई वन, और इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये बन गया L2 माइनस एम डी आई टू, ये बन गया। ठीक है। एक और चीज, अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूं, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं डी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस डी आई टू, कर दिया चेंज, डिफ्रेंशिएट, ये बनेगा डी आई इज इक्वल टू डी आई वन को डी आई वन रखने दो प्लस यहां से डी आई टू, यहां से डी आई टू को मैं लिख सकता हूं एल वन माइनस एम डी आई वन डिवाइड बाई एल टू माइनस, अब यहां से डी आई बराबर हो जाएगा डी आई वन ब्रैकेट में ये एल टू ऊपर जाएगा तो एल वन प्लस एल टू बनेगा, तो ये माइनस एम इसके साथ माइनस टू एम में कन्वर्ट करेगा, ये बन जाएगा एल टू माइनस, यहां से देखो मैंने डी आई वन निकाल लिया, यहां से जो डी आई वन माना आया डी आई के टर्म में वो बन गया एल टू माइनस एम अपान एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम इंच टू डी आई, ये बन गया। तो सिमिलरली जैसे डी आई वन ये बना है वैसे ये जो डी आई टू है वो इस तरीके से बनेगा। देखो सिमिलरिटी लगाओ तो एल टू के साथ है आई वन पे, तो डी आई टू पे क्या होगा एल वन माइनस एम, और ये तो पूरा पूरा सेम ही बनना चाहिए माइनस टू एम, और इसको लिख सकते हैं डी आई। अब एक काम करते हैं, अब यहां पे एक टर्म्स देखो, अगर मैं डी आई वन के जगह पे अब मुझे एल के टर्म्स चाहिए, तो मुझे ये बताओ ये एल डी आई बाई डी टी है, ये है, मैं इस इक्वेशन का यूज करना चाहता हूं, इस इक्वेशन का दिस इक्वल टू दिस, तो डी टी से डी टी कट जाएगा, ये बनेगा एल डी आई, तो मैं यहां लिखूंगा एल डी आई इज इक्वल टू एल डी आई इक्वल टू एल वन डी आई वन प्लस एम डी आई टू, एल वन डी आई वन, तो एल वन डी आई वन ये है तो इसको रख दो, तो ये बनेगा एल टू माइनस एम अपान एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम इंच टू डी आई प्लस, फिर ये क्या बनेगा कैपिटल एम इंच टू डी आई टू ये रखो, ये बनेगा एल वन माइनस एम डिवाइड बाई एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम इंच टू डी आई, ये डी आई के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से L बराबर आएगा, देखो L बराबर क्या कॉमन निकल रहा है L1 L2, ये कॉमन निकल रहा है, ये बनेगा L1 L2 आएगा L1 L2, और यहाँ से आ रहा है L1 M माइनस साइन, और ये आ रहा है M L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस एम का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2M, दिस इज द L इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल सर्किट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एडिंग इंडक्टर है, एडिंग इंडक्टर्स है, ठीक है, तो एडिंग इंडक्टर अगर पैरेलल लगे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है और एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, और यही अगर अपोजिंग इंडक्टर है, अपोजिंग, तो आपको एम को रिप्लेस करना माइनस एम से, ये बनेगा एल इक्विवेलेंट एल वन एल टू माइनस एम का स्क्वायर, यही रहेगा, लेकिन ये एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम बन जाएगा अगर ये अपोजिंग इंडक्टर्स हैं तो, और एनर्जी में यहाँ पे एक माइनस एम आई वन आई टू का टर्म आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको एल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बताया, प्लस साथ में मैंने आपको क्या बताया एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स बताए, ठीक है। अब देखिए ओके, तो इसके बाद मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये क्वेश्चन था, कहा गया था कि बताइए इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, तब जब ये स्टडी स्टेट रीच कर जाएगा तब तक। तो स्टडी स्टेट पे हमें एनर्जी का इंक्रीज निकालना, एनर्जी इंक्रीज,
अगर आपको एनर्जी का इंक्रीज निकालना तो देखो इनिशियल एनर्जी 0 होगी सिस्टम की, तो जब फाइनल एनर्जी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो फाइनल एनर्जी अगर निकालना है और इसको आपने क्लोज कर दिया तो पूरे सर्किट पे स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगा, तो ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ये वाला जो करंट ऐसे फ्लो करेगा वो कंडक्टिंग वायर बन गया, तो 5 और ये 5 वोल्ट, ये करंट आएगा स्टेडी स्टेट पे 1 एम्पियर। सिमिलरली ये कंडक्टिंग वायर बनेगा स्टेडी स्टेट पे, तो ये जो करंट I2 आएगा ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, ये करंट आएगा I2 इज नथिंग बट 2 एम्पियर। तो I2 ऐसे फ्लो करेगा, I1 आपका ऐसे फ्लो करेगा, ये लिख दिया। अगर कोई पूछे एनर्जी, अब एनर्जी पूछ रहा है तो आपके सामने ये क्वेश्चन बन जाता है कि इंडक्टर एडिंग है कि अपोजिंग, यही सारा प्रॉब्लम का जड़ है कि एडिंग है कि अपोजिंग। तो चलो मान के चलते हैं, सपोज करो ये एडिंग होता, अगर ये एडिंग होता तो क्या आता, अगर एडिंग होता तो इसकी एनर्जी बनती हाफ L1 इज 10, हाफ L1 I1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2, और L2 कितना है 20, हाफ L2 इंटू I2 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस एडिंग है तो प्लस M कितना है 5, I1 I2 इसका 1 है और उसका 2 है, I1 I2 ये ऐसे लिख लीजिए। इससे वैल्यू आती है, यूज सॉल्व होके इट इज 5 प्लस ये 10, ये 40, तो ये आएगा 10, ये आ गया 55 मिली जूल। तो मिली में ही आएगा क्योंकि मिली हेनरीज है, तो ये मिली जूल में बन जाए। एक तो इसका आंसर हो गया 55 मिली जूल। अब हम बात करते हैं अगर यही अपोजिंग होता, तो अगर यही अपोजिंग इंडक्टर्स होते तो जो एनर्जी की वैल्यू होती, यहाँ पे एक माइनस टर्म आता, तो 5 प्लस 40 माइनस 10, द वैल्यू इज 35 मिली जूल। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि हम ये माने कि ये माने। जेई का यही सबसे बड़ा मिस्टेक है, जेई को इस डायग्राम को एकदम क्लियरली देना पड़ेगा। कैसे हम जानेंगे कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हम ये आंसर करें कि आंसर करें। तो चूंकि अब 55 एंड 35 ओपोजिंग है, और एडवांस जो आंसर दिया फाइनल आंसर की वो था 55 मिलीजूल, और उन्होंने इस क्वेश्चन को बोनस नहीं किया। मतलब वो ये कह रहे थे कि ये इंडक्टर इस इंडक्टर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ऐसा क्या है कि ये ओपोजिंग में भी दिख रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो कंफर्म है कि ज्यादा बेटर होता कि IIT JEE एडवांस इसका आंसर ऐसे देता 55 या 35 ऐसा देता, ठीक है। ज्यादा बेटर आंसर था कि 55 या 35 लिखे, दोनों को आंसर प्रोवाइड करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस डायग्राम को उतना क्लियर नहीं बनाया था। बट चलो, क्योंकि एग्जाम के अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एक टर्म्स आता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मार्क करो, उससे देखते हैं। बट उसके बाद भी थोड़ी बहुत श्योरिटी हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉट 100% श्योर कि सही में वही सही है। क्योंकि ज्यादा बेटर तो ये होता कि वो आंसर को क्लियर रखें, मतलब डायग्राम को क्लियर रखें कि देखो ये डायग्राम कंसेप्चुअल मिस्टेक्स ना हो, क्लियर दिखना चाहिए कि ये डायग्राम क्या है, एडिंग है तो 55, अपोजिंग है तो 35। तो चलो इसके लिए मैंने ये जो डायग्राम था मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने इसको पूरी तरह से मैग्नीफाइंग करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें एडिंग है कि अपोजिंग ये देखना बाकी है। स्विच क्लोज हो चुके हैं। अब देखो, सबसे पहले एडिंग के किस सेंस में एडिंग हो रहा है, किस सेंस में एडिंग हो रहा है, इसके लिए अब मैं एडिंग को चेक कर रहा हूं कैसे एडिंग जा रहा था। अभी मैं एडिंग चेक कर रहा हूं कि एडिंग कैसे हो रहा है। तो अगर ये वाला वायर में करंट ऐसे आ रहा है, ये वाला वायर में करंट ऐसे आ रहा है, और इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये इन यहां पर हो रहा है, ये करंट यहाँ पे इन कर रहा है, यहां से ऐसे इन कर रहा है, देखो इन, यहां से इन, ऐसे। अब एक चीज बताओ, इसको कैसे समझा जाए, तुम खुद सोचो। अगर आंख यहाँ पे है, अगर आंख आपकी यहाँ पे है, तो इसको कैसे समझेगी, इसमें कैसे मानना चाहिए बताओ। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे पकड़ू ना, तो ऐसा मेरा दिमाग कर रहा है, मैं अपना बता रहा हूँ, क्वाइट पॉसिबल कि तुमको कुछ और दिखाई दे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसे आके यहाँ पे फिर अंदर घुस रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, जो मुझे दिख रहा है ना कि ये वायर यहाँ से आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर क्रॉस, और यहाँ से बाहर निकलता नजर आ रहा है, डॉट।
तो ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो मुझे दिख रहा है ऐसा यहाँ पे। तो अगर ऐसा है कि यहाँ पे अंदर जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ये ऐसा मुझे दिख रहा है, बट किसी और को कुछ और दिख सकता है। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता है क्या? ये तार ऐसे आ रहा है और ये ऊपर से अंदर जा रहा है, और ये वाला जो तार है ना, वायर, वो इस वायर के अंदर से जा रहा है, ऐसा तो मुझे फील हो रहा है। तो ये, इसको अगर मैं और बड़ा करूँ, देखो, मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि ये तार ऐसे आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। इससे लग रहा है कि ये जो तार है ना, तुम सही से देखो, मुझे लग रहा है कि ये जो तार है ना, ये जो तार है, ये जो तार है, ये तार इस तार के नीचे से ऐसे आ रहा है, ऐसे, मतलब ये तार ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे आ रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तार ऐसे अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो चलो, ओके, चलो, तो अगर ऐसा है, यही कह रहा हूं कि ये हर चीज के पीछे रीजन क्या है, कैसा दिख रहा है। तो ये क्रॉस, ये ये क्रॉस, तो ऐसे डॉट इधर, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, ऐसे ये डॉट है, ये क्रॉस। तो अगर ऐसा है और मैं यहाँ पे फोकस हूँ, तो मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे को आती नजर आएंगी, तो ये फील्ड लाइंस आपकी ऐसे आएंगी, ये फील्ड लाइंस आपकी ऐसे आएंगी, मतलब इस तरीके से फील्ड लाइंस चलेंगी ऐसे। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं, अगर यही चीज आपको यहाँ पे देखना है, तो ये कैसे दिख रहे हैं? उसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको, उसी तरीके से मैं एडिंग के लिए अभी सपोर्टिंग में हूँ, फिर अपोजिंग के लिए भी विषय में भी हम लोग सोचेंगे इसको। ये देखो, यहाँ पे जो करंट इंटर कर रहा है ना, इंटर ऊपर से कर रहा था, करंट ऊपर से इंटर कर रहा था, दिखाते हैं, ये करंट इधर से ऊपर से इंटर कर रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर, ये ऐसे आके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, इधर क्रॉस होना चाहिए, इधर डॉट होना चाहिए, मतलब ये करंट ऐसे आके अंदर फिर बाहर, जो मुझे समझ में आ रहा है। यही चीज आईटी को क्लियर करने की बहुत जरूरी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस। तो मुझे यहाँ पे क्रॉस दिखा, यहाँ पे मैंने क्रॉस दिखा दिया, क्रॉस, यहाँ पे मैंने डॉट दिखा दिया, डॉट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लेते हैं, तो ये डॉट है बाहर, तो फील्ड लाइन ये ऊपर ऐसे, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली ऐसे नजर आ रहा है, जो मुझे अभी समझ में आया वो ऐसे नजर आ रहा है। तो देखो, ये फील्ड लाइंस इसमें गई और इसके फील्ड लाइन को सपोर्ट कर दी, ये इसमें गई सपोर्ट कर दी, मतलब ये एक एडिंग इंडक्टर की तरफ से दिख रहा है, जो मुझे डायरेक्ट दिखा, वो एडिंग इंडक्टर दिख रहा है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स कब शुरू हो जाती है, सुनना, अगर अगर मैं कि कोई बच्चा इस करेंट के डायरेक्शन को नहीं पकड़ता, ये यहाँ पे इन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले देखा था, और दूसरी बार मैं करंट ऐसे आके यहाँ पे इन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा था, तो थोड़ा बहुत समझ में आया था, ठीक है। बट इस तरह की मिस्टेक जरूर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे तो दिख, लेकिन कोई बच्चा कहता कि नहीं भाई, हम यहीं पे देखेंगे तो क्या अपराध कर देंगे। अगर यहाँ पे देखो, अभी सेंस यहाँ पे बदला हुआ नजर है, इसी डायग्राम को मैं बनाता हूँ, देखना, ये करंट नीचे को रहना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नीचे को रहना, फील्ड लाइंस देखो नीचे को रहे। अब यहाँ पे मुझे देखना है, ये जो डायग्राम मैंने देख लिया, इसको मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे देखा, तो मुझे फील्ड लाइंस ऊपर को जाती नजर आई, ऊपर को जाती, और ये अंदर को, इसमें सपोर्टिंग लग रहा है। अब मैं पूरे डायग्राम को मैं यहाँ पे फोकस करने जा रहा हूँ, करंट के इन पे देखा तो मुझे फील्ड लाइन ऐसे दिखी, यहाँ पे करंट ऐसे घूम के इसमें जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे, यहाँ पे इन देखा, जब मैं यहाँ पे इन देखा, रिपीट कर, जब यहाँ पे इन देखा तो फील्ड लाइंस ऊपर निकली, जब मैंने यहाँ पे इन देखा तो फील्ड लाइंस नीचे निकली, तो एडिंग हो गई। लेकिन अगर मैं इस इन को यहाँ देखा, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा कहता कि सर हम यही देखना चाहते हैं, वो मिस्टेक कर सकता था ना, वो कैसे पकड़ेगा? देखो अभी समझ आता मैं तुम्हें, ये कैसे है, ये है,
ये डायग्राम था, एक बार इसको सही से देखना, तो इसको सही से देखो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा, पता है क्या, कि ये वायर ऐसे जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वायर ना ऊपर से है, ये वायर ऊपर से, ऐसा मुझे लग रहा है। ये लग रहा है कि ऐसे जाके अंदर से घूम के ऐसे हुआ है, ऐसे जाके। लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए? ये सब प्रॉब्लमेटिक है, आईटी को क्लियर करना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तुम कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो कि तुम क्या पूछ रहे हो? तो बेटर है कि जब भी आईटी ऐसे क्वेश्चन दे ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आईटी ऐसे क्वेश्चन दे तो प्लीज क्लियर करो उसको, नहीं तो सब कंफ्यूजन है। इवन अगर मैं यहां से भी देखूं और आ गया एडिंग, तभी मैं कहूंगा कि ये चीज सही नहीं है। इसलिए क्योंकि इतना ध्यान से, इतना एक एक, क्या पता देखने में मिस्टेक हो जाए, तो तुम क्लियर कर दो ना। इतने अच्छा क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो और क्वेश्चन को नहीं क्लियर करो, इट इज द क्राइम। ये क्राइम है, समझ रहे हो? चलो बताता हूँ। तो मुझे अभी तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है नीचे से और यहाँ से ऊपर उठ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे ऊपर उठ रहा है। यहाँ पे अगर ऊपर उठा तो यहाँ पे डॉट, तुम्हें कुछ और भी दिख सकता है और मुझे कुछ और दिख सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। यही सब ना गड़बड़ है, इसी को क्लियर होना जरूरी है। ये वायर में करंट ऐसे निकला और यहाँ से ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, और यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे डॉट होना चाहिए। तो इधर मुझे डॉट दिख रहा है, अब मैं इधर डॉट दिख रहा हूँ, ध्यान रखना मेरे लेफ्ट साइड में डॉट दिख रहा है। अब चलो ओरिजिनल डायग्राम पे जाते हैं। ओरिजिनल डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम देखो, मेरे लेफ्ट साइड में डॉट आ रहा है, देखो ये तो क्रॉस था, अब उलट गया, सब आंखों का भ्रम हो गया इधर। अब इधर हमें डॉट दिखने लगा। ये तो अगर अगर ये क्रॉस था, इधर क्रॉस है तो ये आइडिंग इंडक्टर थे, इधर डॉट बन गया, तो फिर इसकी फील्ड लाइंस इसको अपोज करती, डॉट होगा तो फिंगर ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे घुस के इसको अपोज करनी शुरू कर देगी, तब तो -30, तो 35 मिली जूल आंसर आ जाएगा। आज समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सब कुल मिला के यार आंखों का भ्रम पैदा होना शुरू हो गया कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आए तो मैं सीधे यहाँ, कोई बच्चा दिमाग में आएगा तो पहले क्या सोचेगा, यहाँ देखेगा यहाँ देखेगा, कर गया गलती। वो थोड़ी देखेगा कि करंट ऐसे आ रहा है यहाँ से इन कर रहा है, ये करंट ऐसा रहा है यहाँ इन कर रहा है, तो मुझे यहाँ देखना है और इसको यहाँ देखना है। इस तरह की चीजें आईटी जी एडवांस को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। एक तो इतने अच्छे क्वेश्चन और ऊपर से तुम क्या करते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता। अगर आप रियल में आईटी जेई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है यार, हम बच्चों को इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है, और तुम ये डायग्राम के अंदर उसको फंसा दो, क्या होगा बताओ? ऐसा ना करो। आप अच्छे बच्चे का टाइम लॉस करा रहे हो। अच्छे बच्चों से क्वेश्चन करवाना है आपको, उनको सेलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन क्लियर रखो भाई। पहले क्या होता था, एक एक लाइन क्लियर थी कि ऐसा ही ऐसा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, चेक कर। ठीक, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आईटी से कि इस साल जो पेपर है प्लीज भगवान के लिए तुम ऐसा क्वेश्चन दो कि क्वेश्चन कम से कम क्लियर हो, फिर देखो ना हमारे बच्चे आंसर जरूर करेंगे। और अगर क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर नहीं है तो बच्चे मैं तो मैं, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। ओके, तो इसको अगर मैं करंट के डायरेक्शन को इन मान के इस जगह देखूं और इसको इस जगह देखूं, तो मुझे एडिंग वेक्टर दिख रहा है तो 55 दिख रहा है, और दोनों को यहां देखो और यहां पे, अच्छा 1 सेकेंड, ये करंट ऐसे निकल रहा था, लेकिन ठीक है, ये सब उसके बाद भी अगर अभी भी एडिंग प्रूफ हो जाए, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब गड़बड़ है, क्योंकि ये कितना मुश्किल चीज है देख पाना है इसको। तुम ये बताओ, थोड़ा सा जब हम लोग बड़ा किए थे क्यों, और ये करंट ऐसे आ रहा था, ये तो हो गया मान लो, यहाँ पे देखना था तो ये करंट ऐसे आ रहा था ना, ऐसे, ये करंट ऐसे आ रहा था, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता था इसको। जब मैंने बड़ा किया तो मुझे कैसा दिखा था, 1 सेकेंड, और इसको बड़ा करते हैं दोबारा। और ये करंट क्या था, ये अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से करंट ऊपर निकल रहा था, ये था ना, एक बार देखो तो। ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि ये लाइन, कौन लाइन ऊपर से यार, देखो कितना मुश्किल समझ पा रहा, कौन लाइन ऊपर है। ये ऐसा तो नहीं कि ये लाइन ऐसे है ऊपर है और ये नीचे जा रही है,
ये देखो कितना मुश्किल काम है समझना। ठीक है, अगर ये मान लो ऐसे जाता है और ये इधर से ऐसे आता है, तो ये ऐसे जाके तो यहाँ पे डॉट दिखेगा, ये ऐसे अब फिर ऐसे आते, तो यहाँ पे डॉट दिखेगा, इधर डॉट्स आ रहे थे, इधर डॉट्स आ रहे थे, तो एक सेकेंड, इधर डॉट थे, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन में इस साइड में देखना पड़ेगा क्या था। अरे देखो क्रॉस है ना, अभी हमारा डॉट आ रहा था तो ऐसे रिवर्स हो गया, तुम समझ गए? देखो अभी डायग्राम ना पूरा मुझसे गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, तुम वीडियो को पीछे करके देख लेना। मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर तो ओरिजिनल डायग्राम में दिखा, इसके अंदर जब मैं गया अटेम्प्ट करने के लिए, तो जब मैं इस इन को देख रहा हूँ और इस इन को देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे एडी इंडक्टर दिख रहा है, और जब मैं यहाँ पे एक बार देख रहा हूँ ऐसे यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से यहाँ से निकलते हुए और यहाँ पे अंदर जाते हुए यहाँ दिख रहा है, तो मुझे ये ऑपोजिंग इंडक्टर्स दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आईआईटी जेईई को मैं आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ भगवान के लिए ऐसे क्वेश्चन रखो ताकि क्वेश्चन में डायग्रामेटिकल एरर ना हो यार। ठीक है, आप रिप्रेजेंट करते हो इंडिया को, ठीक है, और उसको ऐसे रखो। ठीक है, या हम ही को पेपर दे दो, हम एरर को वेरीफाई करके दे देंगे और फिर एक भी एरर नहीं रहेगा, उसके अंदर एक भी एरर नहीं रहेगा, इसकी तो गारंटी देते हैं। ओके, थैंक यू।